नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। हमने राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की दो ध्रुवीयता का अंत पिछले वीडियो में पढ़ा था, यानी उसकी परिभाषा पढ़ी थी। दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तथा शीत युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व दो भागों में बंट गया। एक भाग की अगुवाई अमेरिका कर रहा था तथा दूसरे भाग की अगुवाई संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसएसआर कर रहा था, जिसमें मुख्य भूमिका रूस निभा रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा था बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ, जर्मनी को दो भागों में बांट दिया तथा उसको वहां की जनता ने कब गिराया, इसके बारे में पढ़ा था। और ये बर्लिन की दीवार है वो शीत युद्ध का सबसे बड़ा सरगर्म मुद्दा था। उसके बाद हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा, शीत युद्ध कब हुआ तथा उसके क्या कारण रहे। उसके बाद सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ा, सोवियत प्रणाली के सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। आज हम जानेंगे बोल्शेविक क्रांति के बारे में। बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। 1917 ईस्वी में हुई। इस क्रांति के तहत रूस से जार शाही शासन का अंत हुआ। रूस से जार शाही शासन का अंत हुआ। शासन का अंत हुआ। यह क्रांति रूस की क्रांतियों में, यह क्रांति की एक महान क्रांति या महत्वपूर्ण क्रांति थी। एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। इस क्रांति के बाद रूस में संघात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। इस क्रांति के तहत रूस से जार शाही शासन, यानी पहले इसमें रूस में जार निकोलस का शासन था। जार निकोलस का स्वेच्छाचारी शासन था। इस शासन का अंत हो गया, यानी जार निकोलस का जो स्वेच्छाचारी शासन था उस शासन का अंत हो गया। यह क्रांति रूस की एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। इस क्रांति के बाद रूस में संघात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। यह क्रांति दो भागों में हुई, वो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट करो इसको। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलो अब आगे बात करते हैं। बोल्शेविक क्रांति दो भागों में हुई। दो भागों में हुई। बोल्शेविक क्रांति दो भागों में हुई। एक तो हुई मार्च 1917। इसके तहत सम्राट को पद त्याग करना पड़ा। मार्च 1917 के तहत सम्राट को पद त्याग करना पड़ा तथा अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। सरकार की स्थापना हुई। दूसरा भाग था, फर्स्ट भाग में मार्च 1917 के तहत सम्राट को पद त्याग करना पड़ा तथा अस्थायी सरकार की
स्थापना हुई। पहले क्या था, सम्राट का शासन था। सम्राट कौन था, जार निकोलस। निकोलस को अपना पद त्याग करना पड़ा तथा अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। दूसरा भाग हुआ अक्टूबर 1917। अक्टूबर 1917 इसके तहत अस्थायी सरकार के स्थान पर, इसके तहत अस्थायी सरकार के स्थान पर सरकार के स्थान पर बोल्शेविक सरकार की स्थापना हुई। यानी बोल्शेविक क्रांति दो भागों में हुई। एक भाग मार्च 1917 के तहत, दूसरा भाग अक्टूबर 1917 के तहत। इस मार्च 1917 के तहत सम्राट को पद त्याग करना पड़ा तथा अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। अक्टूबर 1917 के तहत अस्थायी सरकार के स्थान पर बोल्शेविक सरकार की स्थापना की गई। हमने बोल्शेविक क्रांति के बारे में पढ़ा। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई तथा इस क्रांति, यह रूस की एक महान क्रांति थी। इस क्रांति के तो वहां के सम्राट को पद त्याग करना पड़ा, यानी जार निकोलस के शासन का अंत हुआ तथा यह क्रांति दो भागों में हुई। प्रथम 1917 मार्च 1917, दूसरा अक्टूबर 1917। इस बोल्शेविक क्रांति को नोट करो। उसके बाद दूसरी दुनिया, पहली दुनिया, तीसरी दुनिया। अब बात करेंगे पहली दुनिया के देश। पहली दुनिया के देश, पहली दुनिया के देश किसे कहा जाता है, वैश्य देश। वैश्य देश जो पूंजीवादी विचारधारा पर चलते हैं, जैसे अमेरिका। दूसरी दुनिया के देश, वैश्य देश जो साम्यवादी विचारधारा पर चलते, जैसे रूस। तीसरी दुनिया के देश, बात करेंगे तीसरी दुनिया के देश। तीसरी दुनिया के देश, वैसे देश जो गुटनिरपेक्ष नीति में शामिल है। वैसे देश जो गुटनिरपेक्ष नीति में शामिल है, यानी गुटनिरपेक्षता में जो शामिल देश है वो सारे देश कौन से, तीसरी दुनिया के देश है। बात करते हैं पहली दुनिया के देश। वैसे देश जो पूंजीवादी विचारधारा पर चलते हैं, जैसे अमेरिका। वैसे देश जो पूंजीवादी, हमने पूंजीवादी कल पढ़ा था ना, पूंजीवादी विचारधारा। दो ध्रुवीयता के अंत में परिभाषा पढ़ी थी ना। संपूर्ण विषय दो भागों में बढ़ गया। एक पूंजीवादी विचारधारा थी, दूसरी साम्यवादी विचारधारा। यानी वैसे देश जो पूंजीवादी विचारधारा पर चलते हैं, जैसे अमेरिका। हमने कल पढ़ा था अमेरिका के बारे में, पूंजीवादी विचारधारा। दूसरी दुनिया के देश, वैसे देश जो साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा में कौन शामिल था, रूस। यानी साम्यवादी विचारधारा पर चलते थे वे देश है, वो दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। जैसे इसमें कौन है, रूस।
अब तीसरी दुनिया के देश गुटनिरपेक्ष नीति में, वैसे देश जो गुटनिरपेक्ष नीति पर आधारित है यानी गुटनिरपेक्ष नीति पर चलते हैं, वो सारे देश कौन से हैं? तीसरी दुनिया के देश। आप इसको नोट करो, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के देश, उसके बाद आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, सोवियत संघ यूएसएसआर। सोवियत संघ की बात करते हैं। ये 15 देशों का संगठन था, ये 15 देशों का संगठन था। पंद्रह देशों का संगठन था। इसका नेतृत्व है रूस कर रहा था। नेतृत्व है रूस कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसएसआर, ये 15 देशों का संगठन था, इसका नेतृत्व है रूस कर रहा था। इसका नेतृत्व है रूस कर रहा था। ये साम्यवादी विचारधारा पर, ये साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था। अब बात करते हैं सोवियत संघ का उद्देश्य। सोवियत संघ का क्या उद्देश्य था? सोवियत संघ का उद्देश्य, सोवियत संघ का उद्देश्य क्या उद्देश्य था? सोवियत संघ का उद्देश्य, एक नंबर उद्देश्य था जो ये साम्यवादी विचारधारा थी, इसको संपूर्ण विश्व में फैलाना। इसका एक नंबर उद्देश्य था साम्यवादी विचारधारा को संपूर्ण विश्व में फैलाना। दो नंबर उद्देश्य था, बात करते हैं सोवियत संघ का उद्देश्य, 2 नंबर पॉइंट, आर्थिक तंगी तथा गरीबी से छुटकारा पाना। सोवियत संघ का 2 नंबर उद्देश्य था आर्थिक तंगी तथा गरीबी से छुटकारा पाना। अब 3 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। 3 नंबर पॉइंट है पूंजीवादी विचारधारा वाले देशों से डटकर सामना करना। यानी अमेरिका से डटकर सामना करना। सोवियत संघ का मुख्य उद्देश्य था, 3 उद्देश्य थे, आर्थिक तंगी तथा गरीबी से छुटकारा पाना। यानी आर्थिक तंगी और गरीबी से क्या पाना? छुटकारा पाना। पूंजीवादी विचारधारा वाले देशों से डटकर सामना करना, यानी पश्चिमी गुट में जो भी देश थे, पश्चिमी गुट में जितने भी देश शामिल थे, उनसे डटकर क्या करना? सामना करना। इसमें मुख्य भूमिका अमेरिका, यानी अमेरिका से क्या करना? डटकर सामना करना। 1 नंबर पॉइंट हमने नोट किया था, साम्यवादी विचारधारा को संपूर्ण विश्व में फैलाना। आप इसको नोट करो, उसके बाद चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी में कमियां। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट
पार्टी की कमियां, यानी सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी में क्या क्या कमियां थी उनके बारे में जानेंगे। जनता के प्रति जवाबदेह न होना, एक नंबर पॉइंट है इसका। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की क्या क्या कमियां थी, इसमें एक नंबर पॉइंट है जनता के प्रति जवाबदेह न होना, यानी सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की एक नंबर कमी थी जनता के प्रति जवाबदेह न होना, यानी जनता की ओर ध्यान न देना। अब 2 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, भ्रष्टाचार युक्त शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार युक्त शासन प्रणाली। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की 2 नंबर कमी थी भ्रष्टाचार युक्त शासन प्रणाली, यानी चारों ओर क्या था, भ्रष्टाचार पनप रहा था। अब 3 नंबर बात करते हैं, सैनिकों पर सैन्य खर्च ज्यादा, यानी सैनिकों पर क्या है, खर्चा ज्यादा, सैन्य खर्च इसलिए ज्यादा क्योंकि पूंजीवादी जो भी विचारधारा के लोग थे उनसे डटकर सामना करने के लिए सेना पर क्या किया जा रहा था, ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जा रहा था। अब बात करते हैं सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की 4 नंबर पॉइंट, यानी राजनीतिक गतिविधियों का अवरुद्ध होना, राजनीतिक गतिविधियों का अवरुद्ध होना। यानी सोवियत संघ में जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी उनका रुक जाना, अवरुद्ध होना, ये सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की कमी थी। 5 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, सोवियत संघ में 5 नंबर पॉइंट क्या था, यानी जनता से अधिक अधिकारी वर्ग को या अधिकारियों के रिश्तेदारों को अहमियत यानी सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की कमी थी कि जनता से अधिक अधिकारी वर्ग को या अधिकारियों के रिश्तेदारों को ज्यादा भूमिका प्रदान करना। 70 साल से शासन करने वाले 70 साल से शासन करने के बावजूद जनता के प्रति जवाबदेह न होना, यानी 70 साल शासन करने, सोवियत संघ ने 70 साल शासन किया फिर भी जनता के प्रति जवाबदेह न होना, ये सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की क्या थी, कमियां थी। चलो इनको नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं, मिखाइल गोरबाचेव के बारे में पढ़ते हैं। चलो बात करते हैं मिखाइल गोरबाचेव। इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ। मिखाइल गोरबाचेव का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ। यह यूएसएसआर के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे।
मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ। ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1985 से 1991 तक शासन किया। 1985 से 1991 तक शासन काल रहा इनका। यानी यूएसएसआर के राष्ट्रपति 1985 से 91 के मध्य रहे। राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने पूर्वी अफगान व पूर्वी यूरोप से सेना को वापस बुला लिया। मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बनते इन्होंने पूर्वी अफगान तथा यूरोप से सेना को वापस बुला लिया, क्योंकि वहां पर सेना तैनात की गई थी, इसलिए साम्यवादी विचारधारा संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए। उसके बाद इन्होंने हथियारों की होड़ की समाप्ति यानी अमेरिका और रूस के मध्य हथियारों की होड़ लगी हुई थी, उसकी समाप्ति की, तथा शीत युद्ध की समाप्ति एवं जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई। मिखाइल गोर्बाचेव, इनका जन्म 1931 में, ये यूएसएसआर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। 1985 से 1991 में राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने पूर्वी अफगान में जो सेना तैनात थी और पूर्वी यूरोप में जो सेना तैनात थी उसको वापस बुला लिया। हथियारों की होड़ लगी हुई थी अमेरिका और रूस के मध्य, उसकी समाप्ति की, शीत युद्ध की समाप्ति की एवं जर्मनी के एकीकरण में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने पुनर्रचना तथा खुलापन नाम से आर्थिक सुधार किए। बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव की। इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ, हमने पढ़ लिया। ये यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति 1985 से 1991 के मध्य राष्ट्रपति रहे। इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अफगान में तथा पूर्वी यूरोप में जो सेना तैनात थी उसको वापस बुला लिया। हथियारों की होड़ की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति यानी शीत युद्ध समाप्त किया तथा जर्मनी के एकीकरण में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने पुनर्रचना एवं खुलापन नाम से आर्थिक सुधार किए। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।